हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक। सो आज हम जो है ना इंडियस के 40 के लेक्चर नंबर 4 में है। हम लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़े थे एक बार वो देख लेते हैं विद इन 3 to 5 मिनट्स। तो वो एक बार देख लेने के बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में क्या चालू किया था, इनिशियल रिकग्निशन टाइप्स ऑफ इनिशियल रिकग्निशन। देन उसका टाइप्स में कैश वाला जो था वो हुआ, एंड डेफर्ड क्रेडिट का आधा एक्सप्लेनेशन हो गया था, उसका एग्जांपल लेना है। ठीक है, डेफर्ड क्रेडिट का। तो नॉर्मली हमने पिछले 3 लेक्चर में क्या क्या किया था वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है, एक इंटरैक्टिव सेशन लगाओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर दो। क्या क्या कवर होता है? हेलो। लैंड, बिल्डिंग और बोथ, राइट। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 के अंदर क्या क्या कवर होता है, लैंड या बिल्डिंग या दोनों भी। किस लिए होना चाहिए, या तो रेंटल या फिर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन, ये दो चीजों के लिए है, तो फिर उस केस के ऊपर इंडेक्स 40 अप्लीकेबल होगा। देन हम सारे अलग अलग केसेस किए थे कि कहाँ कहाँ पे हमें इंडेक्स 40 अप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ पे हमें इंडेक्स रिस्पेक्टिव इंडेक्स अप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 16 हुआ, देन कम्स दी इंडेक्स 2। तो फिर ये जो है ना एक अलग अलग केस स्टडी देखा था, ये डिटेल में देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। देन हमने देखा था कि इंडिया एस 116 और 40, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 116 एंड 40। कैसा? क्योंकि हम जो है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब अप्लीकेबल होगा, जब रेंटल के लिए हम जो भी प्रॉपर्टी है हमारा वो रेंटल के लिए चढ़ाएंगे। जब रेंटल के लिए चढ़ाएंगे तो फिर उस केस में रेंटल जो है वो अकाउंटिंग होगा इंडिया एस 116 में। तो इंडिया एस 116 में हमने पूरा ये डिटेल में देखा था कि क्या अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग तो हम 116 में सीखने वाले, बट रिलेशन चेक किया था कि क्या रिलेशन होगा, कब इंडिया एस 40 लगेगा। ठीक है। देन कम्स वेरियस इश्यूज देखा था कि मिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट वी विल डू इन मिक्स प्रॉपर्टी केस। देन कम्स अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर एम्प्लॉयज को लेट आउट किया है, किसको लेट आउट किया है, एम्प्लॉयज को। जब एम्प्लॉयज को लेट आउट किया है तो फिर इनडायरेक्टली वो किस में यूज हो रहा है, खुद के बिजनेस में यूज हो रहा है, तो फिर उस केस में इंड एस 16 लगेगा। तो फिर ये भी चेक किया था, एंसिलरी सर्विसेज का चेक किया था। एंसिलरी सर्विसेज का क्या था कि समझो फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल के लिए दिया है। अब रेंटल के लिए जब दिया है उसके साथ साथ में हम मेंटेनेंस सर्विसेज भी देते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज भी देते हैं, और भी सर्विसेज देंगे विच इज एंसिलरी। अब एंसिलरी है तो फिर ऐसा नहीं समझना कि ये कि एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं समझना है। एंसिलरी सर्विसेज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इंडेक्स 40 लग रहा है उसके ऊपर तो इंडेक्स 40 ही लगेगा, क्लासिफिकेशन एंसिलरी सर्विसेज के बेसिस में चेंज नहीं होगा। देन उसका जो है ना एग्जांपल्स लिए थे हमने, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे वो भी देखा था। देन आया इनिशियल रिकग्निशन, ये लास्ट लेक्चर में क्या था। अब इनिशियल रिकग्निशन कैश के बेसिस में कैसा होगा, जब कैश में परचेस करेंगे हम तो क्या क्या इंक्लूड होगा, एक सबसे पहला जो कैश हम वेंडर को पे करेंगे, राइट। देन कम्स अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आएंगे। देन रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, वो वाला एक्सपेंसेस है वो ऐड होगा। और कोई भी एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज हुआ, कमीशन हुआ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फॉर द एक्विजिशन, तो फिर वो इंक्लूड करेंगे। एंड एनी वन टाइम ज्वाइनिंग फीस, उसका क्वेश्चन भी देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। कौन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, एक मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा। देन कम्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा। देन कम्स दी इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है तो फिर वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक एक्सेप्शन है, इन केस इट इज द कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल नेचर का है। जब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। देन टैक्सेस देखा था, टैक्सेस क्या था, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल है तो इग्नोर करेंगे, नॉन रिफंडेबल है तो इंक्लूड करेंगे। ये सारा देखा था और क्वेश्चन सॉल्व किया था। देन कम्स द इंपॉर्टेंट वन जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट क्या है, मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था डेफर्ड क्रेडिट क्या है। डेफर्ड क्रेडिट इन द सेंस, समझो फॉर एग्जांपल मैंने लैंड परचेस किया फॉर 200 रुपीज, कितना 200 रुपीज, ये लोअर लेवल ऑफ एग्जांपल है। ऐसा मत सोचना कि 200 रुपए में क्या लैंड मिल रहा है। नॉर्मल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 रुपए में समझो मैंने लैंड परचेस किया। जब लैंड परचेस कर रहा हूँ तो फिर वो लैंड में दो कॉस्ट इंक्लूडेड है। क्या? एक, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैंड, राइट, एक्चुअल कॉस्ट जो हम पे करने वाले हैं वो। देन द एडिशनल एक्सपेंसेस ड्यू टू डेफरमेंट। क्यों डेफरमेंट? यानी डेफरमेंट यानी क्या है, समझो मेरा पास लैंड है, मुझे लैंड परचेस करना है, मुझे लैंड परचेस करना है, और वो लैंड परचेस करने के बाद मैं पेमेंट करूंगा
इंस्टॉलमेंट्स में। या फिर इसका एक क्लासिक एग्जांपल लो, सारे लोग, कोई भी जो लेक्चर देख रहा है वो तो स्कूटी कभी ना कभी लिया होगा या बाइक लिया होगा। तो बाइक जब हम परचेस करते होते हैं, बाइक जब हम परचेस करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। बाइक, समझो बाइक का कॉस्ट है ₹1 लाख। ठीक है, बाइक का कॉस्ट कितना है? 1 लाख। एंड हम क्या करते हैं, ईएमआई में लेते हैं, राइट? ईएमआई में लेते हैं। जब ईएमआई पूरा पे करने के बाद, लेट्स से हमने 1,30,000 पे किया। कितना? 1,30,000। अब एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। बट ईएमआई पूरा पे करने के मतलब जो एंड टू एंड पूरा हमने पे कर दिया बाइक का कॉस्ट, कितना पे किया? 1.3। तो फिर अब यहाँ पे केस क्या है कि पूरा 1.3 जो है वो इंक्लूड करेंगे हम कॉस्ट में। क्या हम पूरा 1.3 कैश में इंक्लूड करेंगे? जूम वाले बताओ, यस नो? नो। नो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो है मेरा सेम रहेगा। कितना? ₹1 लाख। जो ₹30,000 है, दैट इज समथिंग ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी आज पे करता तो 1 लाख पे करता था, लेकिन इन फ्यूचर जो पे करूंगा तो फिर उसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो फिर ये जो 30,000 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो अब यहाँ पे डिफर्ड क्रेडिट मेथड में क्या करेंगे हम? तो दो कॉस्ट इंक्लूड होगा, एक एक्चुअल कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट्स जो हम पे करने वाले हैं, क्या पे करने वाले? इंस्टॉलमेंट्स, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे? जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा, क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। वो प्रेजेंट वैल्यू अपना कॉस्ट ऑफ द लैंड रहेगा। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो अपना कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रहेगा, बराबर? तो उसका एक जनरल एंट्री देखा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू कैश एंड बैंक। देन comes subsequent recognition। subsequent recognition in the sense, हमने क्या किया? इनिशियल recognition कर दिया बेस्ड ऑन पीवी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, कब आया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया तब मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, राइट? समझो जो भी ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट में दो चीजें इंक्लूडेड है, वन थिंग इज एक्चुअल इंस्टॉलमेंट, अदर थिंग इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बराबर? तो जब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल लिया, वो अभी देखेंगे, हम आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। बस उसका एक बार जर्नल एंट्री देखते हैं। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है तो क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। देन जब पेमेंट करेंगे, जब क्या करेंगे पेमेंट, तब क्या रहेगा? क्रेडिटर्स टू बैंक एंड कैश, राइट? एंड जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। तो ये हमने लास्ट 3 लेक्चर में देखा था। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? यस सर। कुछ डाउट है इसमें अब तक जो किया था? नहीं। हम्म, एक एग्जांपल करते हैं फिर डिफर्ड क्रेडिट का। यस नो? यस सर। थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, कुछ बोलो। समझो हमने परचेस किया, परचेस्ड लैंड फॉर रुपीज, समझो फॉर रुपीज कितना? 2 lakhs। ठीक है। अब ये जो लैंड परचेस किया वो 2 lakhs में परचेस किया, इसका इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं। तो इंस्टॉलमेंट का होगा, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 जो है ना वो 1 लाख का होगा। देन 2 जो है वो होगा फॉर ₹1 लाख। ठीक है, इंस्टॉलमेंट 1 नंबर क्या रहेगा? 1 लाख, और इंस्टॉलमेंट 2 1 लाख। तो यहाँ पे ये जो लैंड का कॉस्ट है इस 2 lakhs। ठीक है। और परचेस लैंड मतलब कितना टोटल अमाउंट पे करना है? 2 lakhs। अभी तक कॉस्ट नहीं निकला है हमने। इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट कितना? 1 लाख का होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? 1 लाख का रहेगा। तो अब मुझे ये क्या करना है, ये डेफर्ड क्रेडिट मेथड में लिया है, क्यों? इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। इसका एक्चुअल कॉस्ट निकलना है और उसका अकाउंटिंग करना है। तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा? बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी मुझे पीवी निकालना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका देखो यहाँ पे, ये समझो टाइमलाइन है, और यहाँ पे खड़ा हूं मैं, और यहाँ पे परचेस्ड लैंड। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे ₹1 लाख देना है। एंड यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे ₹1 लाख देना है।
ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 लाख, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1 लाख। अब क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऑन द करंट डेट, तो मुझे इसको जो है ना प्रेजेंट वैल्यू में पुल करना है, ये दोनों को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करना है। यहाँ पे लेट्स टेक द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, समझो 10% है। कितना है, 10%। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तुमने कभी प्रेजेंट वैल्यू निकाला है क्या बचपन में? हाँ, यस सर। निकाला है, कैसे निकालते हैं? 1/10% करके फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। एक मिनट, हाँ, निकालो प्रेजेंट वैल्यू इसका 10% के रेट से जो है ना, 2 इंस्टॉलमेंट्स का। निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है और बताओ मुझे कितना आता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट, निकाल रहे हो? 5 मिनट टाइम दे रहा हो, निकाल लो। 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, ठीक है, पीवी फैक्टर @10%, पीवी फैक्टर @10%। 1.10 डिवाइडेड बाई 1, तो फर्स्ट ईयर को होगा 9.909, देन 1.10, सेकेंड ईयर होगा 826। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हुआ, 909। ये समझा क्या क्या किया मैंने? यस सर। क्या किया? हम्म, यहाँ पे क्या था, सिनेरियो क्या था, मैंने लैंड परचेस किया, ओके। लैंड का कॉस्ट जो है, लैंड का कॉस्ट जो है ना, हमने अल्टीमेटली पे करने वाले 2 लाख। वो 2 लाख जो है ना, हम कैसे पे करने वाले हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं। कैसे पे करने वाले हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में। तो फिर 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख का होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख का होगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। अब इसको क्या, मैंने क्या किया, डिस्काउंट किया @10%। फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है एंड सेकंड ईयर का ये है। उसके बेसिस में मुझे कॉस्ट मिला 1,73,500। ये मेरा जो है ना, एक मिनट, ये मेरा हुआ कॉस्ट, ये मेरा हुआ एक्चुअल कॉस्ट। एंड जो भी डिफरेंस है इसका, किसका, 1,73,500 माइनस जो 2,000 हमने किया था, तो कितना डिफरेंस, डिफरेंस क्या है बताओ? एम आई ऑडिबल? 26,500। 26,500, this would be our interest expense, right? Yes, no? यस सर। एक मिनट, ओके, यहां तक समझा, क्लियर है? तो फिर मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना आया, 1,73,500 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 26,500। अब इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन बताओ? देखा था हमने ऊपर, इनिशियल रिकग्निशन जब लैंड परचेज करेंगे तो फिर क्या होगा इनिशियल रिकग्निशन? लैंड अकाउंट। तो लैंड अकाउंट डेबिट
लैंड अकाउंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 2 lakhs 1,73,500 क्या आएगा? वन बताओ लैख जल्दी। 73,500। क्यों? ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है। टू, क्या हो रहा है यार इसको? टू, टू क्या आएगा? कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्या आएगा? बोलो। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स। ओके। क्यों हमने क्रेडिट में लिया? बीइंग इनिशियल ऑफ लैंड। कूल। यहां तक समझा? यहां तक कुछ डाउट? नो। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसे करेंगे हम? बताओ। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। पेमेंट। पेमेंट का? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट तो बाद में होगा ना। पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे ना। हाँ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। तो पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे हम, बराबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब इंटरेस्ट कितना होगा? मेरे पास यहाँ पे कितना है? मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है? 1,73,500 इंटू 10%। मेरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो कितना आएगा? 17,350, राइट? यस, नो, बीइंग इंटरेस्ट। देन पेमेंट होगा, ये होगा फर्स्ट वाला एंट्री। सेकंड, पेमेंट एंट्री। पेमेंट का एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना मेरा इंस्टॉलमेंट था? 1 लाख का इंस्टॉलमेंट था, राइट? बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। यहां तक कुछ डाउट है? बताओ। एंट्री का लॉजिक कुछ नो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो 11th स्टैंडर्ड में किया था। देन हम क्या करेंगे? लास्ट वाला एंट्री, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम ड्यू कहते हैं, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को ड्यू कहते हैं, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देंगे, बराबर। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना था? 17,350, राइट? यस, नो? ये मेरा हो ईयर 1 का अकाउंटिंग। ये देन कम्स ईयर 2 का अकाउंटिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, ईयर 2 का अकाउंटिंग तुम खुद करो, एक बार ट्राई करो। अब मेरे पास जो है ना, ईयर 2 का ट्राई करो जल्दी, बताओ। बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस्ड ऑफ। ठीक है, ईयर 2 का ट्राई करोगे? पहले इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ड्यू किसके ऊपर करेंगे? क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट ड्यू हम किसके ऊपर करेंगे?
1,73,000 ये अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, या 1,73,000 प्लस जो इंटरेस्ट हमने ये किया था, 1,73,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी बैलेंस आएगा उसके ऊपर ड्यू करेंगे। सुन रहे हो? यस, बैलेंस पे करेंगे। ईयर 2 में करेंगे, ईयर 2 में। अब बताओ इंटरेस्ट ड्यू किसके ऊपर करेंगे? चलो एक बार करें ना, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स बनाया होगा बचपन में ये कभी, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, हमने क्या किया था, लैंड परचेस किया था। लैंड जब परचेस किया था एंट्री क्या किया था, लैंड टू क्रेडिटर्स। तो बताओ बाई साइड में आ गया, बाय लैंड 1,73,500, ये बराबर है, यस नो? इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था 1,73,500 के ऊपर 10% चार्ज किया था, 73,450, बराबर। और हमने पेमेंट भी किया था ना इसको, क्रेडिटर को, कितना, 1,00,000 रुपया, राइट? 1,00,000 रुपया पेमेंट भी किया था, तो बतो कितना बैलेंस बचता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस बचता है बताओ? 9850। 9850, राइट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9850। अब बताओ कितना बैलेंस बचा है क्रेडिटर्स में, 9850। 9850 के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से, कितना आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 9850 इंटू 10%, कितना होगा, 9085, राइट? यस, जो भी डिफरेंस है अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस होगा। जो भी डिफरेंस है, जो भी 935 765 का रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन का होगा। यहाँ पे बैंक में पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,00,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,00,000 का है, बराबर? क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या? यस, समझ गया। सिंपल था, कुछ डाउट है फिर से बताओ। इसको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, हम्म, देखो फिर से बताता हूँ। हमने क्या देखा था, डेफर्ड क्रेडिट सिंपल है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। डेफर्ड क्रेडिट यानी हमने इंस्टॉलमेंट में क्या किया, पेमेंट कर रहे हैं। जब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा, राइट? तो फिर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक एक्चुअल कॉस्ट और दूसरा है मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट। जब एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकले, हम जो भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे निकला था सेम, वही निकला था। अब वो निकला, उसके बाद जो भी डिफरेंस था वो इंटरेस्ट कॉस्ट था। अब इंटरेस्ट कॉस्ट निकले, फर्स्ट थिंग इनिशियल रिकग्निशन में कॉस्ट लैंड टू क्रेडिटर्स किया था 1,73,500 का, 1,73,500 सिंपल। देन इंटरेस्ट को ड्यू किया और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, सिंपल। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो पीएनएल में ट्रांसफर किया, बराबर। और सेकेंड ईयर में भी सेम, सेकेंड ईयर में जर्नल एंट्री क्यों नहीं दिखाई, क्रेडिटर्स अकाउंट में अच्छे से ये अपने को अंडरस्टैंडिंग आएगा कि बैलेंस कितना बचा है मेरा, 9850 बैलेंस बचा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से डिफरेंस है, उतना आएगा और पेमेंट कर देंगे इतना, तो फिर मेरा क्रेडिटर्स का अकाउंट टैली, क्रेडिटर्स का अकाउंट सेटलमेंट हो गया, बस सिंपल। समझ में आया? एनी डाउट बताओ। नो डाउट्स। यस, इसका एक और क्वेश्चन हुआ तो देख लेंगे, इनकेस 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 इनकेस।
डेफर्ड क्रेडिट का जो मेथड हमने अभी पढ़ा है, सेम अप्लीकेबल्स टू जो भी इंडिया 16 पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं है, लेकिन इंडिया 16 जो है ना, पीपीई, सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम परचेस कर रहे हैं, और वहां पे क्या करेंगे, हम पीपीई परचेस करेंगे। पीपीई क्या है, वो हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो इंडेक्स चालू करेंगे 16 तब समझेंगे पीपी एक्चुअली क्या होता क्या है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें तो ये देख लिया था मैंने, ये भी देख लिया। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल समझ गया तुमको, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट केस देखते हैं, इनिशियल रिकग्निशन का। इनिशियल रिकग्निशन का नेक्स्ट केस क्या था, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। केस, अच्छा ठीक है भाई, केस नंबर 3, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कूल। अब सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आएगा, सिंपल इंग्लिश है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कंस्ट्रक्शन? देखो, लैंड तो सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लैंड सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? लैंड इज समथिंग विच इज नेचुरल। सेल्फ कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे। जब हम जो लैंड अपने पास प्रेजेंट है उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं। जब बिल्डिंग बना रहे हैं, अब बिल्डिंग के केस में सेल्फ कंस्ट्रक्शन इन द सेंस, जो भी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए। क्या बोल रहा हूँ कि जो भी कॉस्ट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को खड़ा करने, जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे, वो जो भी कॉस्ट है वो उसमें जो भी कॉस्ट आएगा उसको हम ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करेंगे और उसका इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। तो अब सेल्फ कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में कौन से कॉस्ट आएगा, एग्जांपल्स बताओ कुछ। बताओ बताओ, एग्जांपल्स। बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग बनाने कुछ तो खर्चा होगा। देखो, सबसे पहले मैं बोलूँ कि लैंड तो परचेस करना पड़ेगा। बिल्डिंग खड़ा करने लैंड चाहिए ना, परचेस ऑफ लैंड, उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो। देन और बताओ। लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस, ओके। फिर उसके बाद मटेरियल चार्जेस। रॉ मटेरियल। क्या? वही रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, सारे चीजें आएंगे। देन उसके डायरेक्ट बाद, एक्सपेंसेस। हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो फिर ट्रांसफर चार्जेस, लैंड का जो ट्रांसफर चार्जेस है वो आएंगे। प्लस हम लैंड परचेस करने कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेंगे या कमीशन, जो हमने देखा था ना किसमें, कैश बेसिस में देखा था, इनके सिर्फ लैंड लेते हैं हम। तो फिर उस केस में जो देखा था एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस ऑफ लैंड, वो सारा एक्सपेंस तो इंक्लूड हो गए। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए। अब लैंड आ गया मेरे पास, लैंड के ऊपर अभी मुझे बिल्डिंग खड़ा करना है। जो भी डेवलपमेंट चार्जेस है, जो भी डेवलपमेंट चार्जेस है वो सारे इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ऐड करूंगा डेवलपमेंट कॉस्ट। अब डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, एक मिनट, डायरेक्ट कॉस्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग। अब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या है? बिल्डिंग खड़ा करने क्या क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, फिर उसके बाद जो भी मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद लेबर चार्जेस लगेगा। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो गए। देन कोई भी एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस होगा जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो बिल्डिंग खड़ा करने कुछ भी डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डाउट आता, तुमको एक एग्जांपल पूछता हूँ, वो बता देना मुझे कि वो इंक्लूड करेंगे क्या नहीं। समझो मेरा बिल्डिंग बन गया, यहाँ पे लिखने तो मुझे पता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सेट्रा। समझो मेरा बिल्डिंग बन गया,
बिल्डिंग बन गया, और बिल्डिंग के लॉन में मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं सोफा सीट ला रहा हूँ, और सोफा जो है ना सोफा बैठने के लिए, और वो मैंने लॉन में लगा दिया, मतलब लॉन में फॉर द पर्पस ऑफ शोकेस लगा दिया। तो फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? बताओ, No. whether we will include these expenses in the cost of investment property? No, right? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये समथिंग शोकेस के लिए लगा रहे हैं हम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ना एक और चीज आता है। क्या आता है एक और चीज? कहाँ पे लिखे? बोरिंग कॉस्ट के बारे में कुछ सुना है क्या? बोरोइंग कॉस्ट, कुछ ऐसा? जब भी हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे या कोई भी चीज हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर परचेस करेंगे लैंड, तो एक चीज होता है बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट इन द सेंस, हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैंक से लोन लिया। क्या लिया? बैंक से लोन लिया। अब बैंक से जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, मंथली हो ईयरली हो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है इसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। इसका हम डिटेल में कौन से इंडेक्स में करेंगे? इंडेक्स 23 में डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसमें क्वालिफाइंग एसेट क्या होगा, देन उसके बाद इंटरेस्ट का क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हो कैपिटलाइज कब करेंगे, वो सारे चीज देखेंगे। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। अब इंडेक्स 23 क्या बोल रहा है? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या है कि मैंने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है कैपिटलाइज करना है या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट यानी सिंपल डेफिनेशन बताओ तो विच इज मोर देन 12 मंथ्स, विच टेक्स मोर देन 12 मंथ्स फॉर गेटिंग रेडी फॉर द यूज। तो अब यहाँ पे इन केस अगर ऐसा कोई भी कॉस्ट है जो बिल्डिंग के लिए लिया मैंने, लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में वो भी कॉस्ट मेरा सेल्फ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस। अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्या है? Yes. क्वालिफाइंग एसेट है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे कर रहा हो, और सारे जो कंडीशंस है वो कंडीशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडेक्स 23 में। लेकिन अगर ये सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो फिर उस केस में जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा दैट इज बोरिंग कॉस्ट, वो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। सिंपल। कोई डाउट इसमें? No. हम्म, अब एक और चीज, एबनॉर्मल लॉस सुना है कभी? आज ना फ्लैश बहुत ज्यादा हो गया, आंखें बंद हो रहे हैं मेरे। एबनॉर्मल कॉस्ट, सॉरी एबनॉर्मल लॉस सुना है कभी? एबनॉर्मल लॉस यानी क्या है? Yes. क्या है बताओ, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ तो। अभी समझो मैंने क्या, बिल्डिंग मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, राइट? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सीमेंट यूज करेंगे, बराबर? अब सीमेंट यूज करेंगे, जब सीमेंट यूज करेंगे, जो नॉर्मल वेस्टेजेस होता है, जो हम प्लास्टरिंग करने के टाइम में नॉर्मल वेस्टेज तो होता ही है, मतलब जो मारते समय जो सीमेंट नीचे गिर जाता है वो तो होता ही है। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो ऐसे रीजन के लिए हो रहा है विच इज नॉट नेचुरल, मतलब वो ऐसा है कि ड्यू टू वेस्टेज हो रहा है, या फिर हम ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बट ट्रक जो है ना एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और जो भी सीमेंट है वो पूरा वेस्ट हो गया। तो ये क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। जब एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में इंक्लूड कभी नहीं करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे? पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कभी भी हम किस में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे नहीं। यहाँ पे नोट क्या है? कितना मिनट है? 1 मिनट है ना? ये जो नोट है ना हम नेक्स्ट सेशन में लिखेंगे, 1 मिनट है। तो नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। अगर चाहो तो 2 से 3 मिनट ब्रेक ले लो, फिर से एक ये भेज देना, मीटिंग का लिंक भेज देना ग्रुप में, ठीक है? Okay. ओके। कहाँ थे हम? एबनॉर्मल लॉस के यहाँ पे क्या था? एबनॉर्मल लॉस कभी भी अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे एक और नोट लिख लो, यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट का।
इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर लोन, ठीक है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है अपन इंडिया 23 के हिसाब से कर सकते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की कब तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन के बाद, मतलब कंप्लीशन होने के बाद हम कैपिटलाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे या नहीं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, वो इंडिया 23 में देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट है सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में, बहुत ही सिंपल है। सेम, हम जो भी कॉस्ट हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे वो कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट? No. ओके। अब लास्ट केस क्या था इसका, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट समझो, केस 4। अब एक्सचेंज ऑफ असेट। पहले तो सबसे पहले चीज क्या है, एक्सचेंज ऑफ असेट मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ असेट? यस, एक्सचेंज ऑफ असेट यानी सेंस समझो, मेरे पास लैंड है, पर्सन एक्स है, उसके पास क्या है, लैंड है। पर्सन ए, इसके पास क्या है, लैंड है, या कंपनी है समझो, और कंपनी बी के पास क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब इन लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि बी जो है ना, ए को लैंड दे देगा, और ए सॉरी बी जो है बिल्डिंग दे देगा ए को, और ए जो है लैंड दे देगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कैश इन्वॉल्व है क्या इसमें? कुछ कैश इन्वॉल्व है क्या? नहीं, सिर्फ असेट एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? जब No. असेट एक्सचेंज कर रहे हैं उसको एक्सचेंज ऑफ असेट, यहाँ पे जो है ना हमें वेरियस केसेस देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना किसके बेसिस में हम रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चीज हमें देखना है कमर्शियल सब्सटेंस। क्या देखना है एक्सचेंज ऑफ असेट में? सबसे पहली चीज देखना है मुझे कमर्शियल सब्सटेंस। अरे यार, कमर्शियल सब्सटेंस, अभी ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या है, कुछ सुना है इसके बारे में कभी, कमर्शियल सब्सटेंस वर्ड कभी सुना है? सो कमर्शियल सब्सटेंस कुछ नहीं है, Yes. सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या, समझो यहाँ पे बी का लैंड जो है, बी का लैंड है ₹50 लाख का, सॉरी बी का बिल्डिंग है 50 लाख का, और ए का लैंड है समझो फॉर एग्जाम्पल 30 लाख है, राइट? इन दोनों का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, राइट? इन दोनों का वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज करने से कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना। समझो बी क्या कर रहा है, बी जो है ना बिल्डिंग दे रहा है ए को, और ए जो है ना लैंड दे रहा है बी को। यहाँ पे प्रॉफिट किसको आ रहा है, ए को हो रहा है, राइट? 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसको कम में मिल रहा है लैंड, सॉरी बिल्डिंग कम में मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे जब कैश फ्लोस, जो भी कैश फ्लोस है, आर डिफरेंट ऑफ बोथ दी असेट्स, कैश फ्लोस आर डिफरेंट ऑफ बोथ दी असेट्स, तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, यहाँ पे समझो सेम 50 लाख है, मतलब ए जो है ना लैंड दे रहा है वो 50 लाख का है, और बी जो बिल्डिंग दे रहा है वो 50 लाख का है। दोनों सेम कैश फ्लो है, यस नो? कैश फ्लो सेम है। जब कैश फ्लो सेम है तो फिर उस केस में इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं 50 लाख का लैंड दे रहा हूँ और दूसरा जो है ना 50 लाख का बिल्डिंग दे रहा है, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है यहाँ पे, नो कमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन इनकेस समझो, एक और एग्जांपल देते, यहाँ पे कंपनी ए है एंड कंपनी बी है, यहाँ पे कंपनी ए के पास क्या है, बिल्डिंग है, एंड कंपनी बी के पास भी बिल्डिंग है।
लेकिन यहाँ पे कंपनी ए का बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 10 lakhs है, एंड कंपनी बी का बिल्डिंग का वैल्यू है 20 lakhs। अब बताओ ये जो है ना दोनों का, दोनों कंपनी का जो है ना कैश फ्लो, बिल्डिंग का कैश फ्लो सेम है क्या? यस? नो। 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 तो फिर इस केस में क्या है, जब कैश फ्लो सेम नहीं है तो फिर उस केस में मेरा क्या होगा, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट होगा। ये सिंपल डेफिनेशन आईसीआई ने दिया है। इनके सेम कैश फ्लो से, जो भी असेट है, असेट का सेम कैश फ्लो से, तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? सेम सेम हम एक्सचेंज कर रहे हैं। इन केस जो कैश फ्लो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो असेट का जो वैल्यू है हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। क्लियर? इसका और डिटेल में करते हैं हम। यस। हम्म, यहाँ पे केस 1 क्या होगा, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, और केस 2 क्या होगा, कमर्शियल एक यहाँ पे समझ कमर्शियल सब्सटेंस है और दूसरा यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट जो करता है उसका देखते हैं, कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम। शिट मैन। एक मिनट। जब कमर्शियल सब्सटेंस समझाए, केस समझाए क्या है कमर्शियल सब्सटेंस और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कब होगा, जब मेरा जो असेट एक्सचेंज कर रहे हैं उसका कैश फ्लोस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और कमर्शियल सिस्टम एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब मेरा कैश फ्लोस जो है ना वो सेम टू सेम है। ठीक है, आ गया क्या ये? हाँ। केस 1 इज समथिंग कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक्सचेंज जो करेंगे हम वो कौन सा वैल्यू में एक्सचेंज मतलब रिकग्नाइज करेंगे, तो यहाँ पे दो कॉस्ट होते हैं नॉर्मली, एक फेयर वैल्यू होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। कभी सुना है फेयर वैल्यू कैरिंग कॉस्ट? राइट। एक होगा फेयर वैल्यू और एक होगा कैरिंग अमाउंट। तो इसमें केस ए देखते हैं जिसमें क्या, इफ फेयर वैल्यू बट फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, इसका मतलब क्या है? हमने एग्जांपल देखा था कि ए ने क्या किया था, बी को एक्सचेंज कर रहा है, दोनों जो है ना असेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर ही इंड एस अप्लीकेबल है। यहाँ पे लैंड था, यहाँ पे बिल्डिंग था। राइट। अब ए के बुक्स में कैसा होगा अकाउंटिंग, किसके बुक्स में कर रहे हैं हम, ए के बुक्स में, ए के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। ए जो है ना क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है एसेट, राइट, और जो है ना बिल्डिंग टेकअप कर रहा है। तो फिर यहाँ पे सेंटेंस देखो, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, यानी बिल्डिंग का बिल्डिंग का जो है ना, यार ये एक मिनट, हैंग हो रहा है पीसी। बिल्डिंग का जो फेयर वैल्यू है वो एविडेंट है, यानी बिल्डिंग का फेयर वैल्यू मुझे पता है, लेकिन लैंड का जो फेयर वैल्यू है ना मुझे पता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन लैंड का वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं है। तो फिर इस केस में मेरा जो बिल्डिंग है, ए के बुक्स में बिल्डिंग का जो वैल्यू है, बिल्डिंग का जो फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से हम रिकग्नाइज कर लेंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
यस नो, कुछ रिस्पॉन्स दो। यस। इन द बुक्स ऑफ ए। अब ए क्या कर रहा है, लैंड गिव अप कर रहा है, और क्या बिल्डिंग टेकअप कर रहा है। जब टेकअप कर रहा है, इसका एविडेंट है, इसका फेयर वैल्यू पता है मुझे। इसका फेयर वैल्यू जो है ना, इसका फेयर वैल्यू पता नहीं है मुझे। ए का जो है ना, ए का लैंड का फेयर वैल्यू वैल्यू पता नहीं है, तो फिर अभी यहाँ पे रिकग्नाइज किसके केसेस में करेंगे, बी का जो फेयर वैल्यू है उसके बेसिस में हम रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है, नो बताओ। डाउट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इनका अलग अलग वैल्यू पता है, इसका फेयर वैल्यू पता है ना मुझे, फेयर वैल्यू है इसका रुपीस, समझो 10 lakhs। कितना है 10 lakhs, यहाँ पे फेयर वैल्यू मुझे पता है क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका बुक वैल्यू पता है मुझे। बुक वैल्यू है समझो फॉर एग्जांपल 8 लाख। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग एंट्री, न्यू एसेट को हम क्या करेंगे इसके ए के बुक्स में एज पर द फेयर वैल्यू ऑफ जो टेकन अप एसेट है उसका लेंगे। तो फिर यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री, कितना 10 lakhs। उसके बुक से कितना जा रहा है लैंड, लैंड का जो वैल्यू है वो 8 लाख है, टू लैंड 8 लाख, जो भी डिफरेंस है वो गेन या लॉस में जाएगा। तो ये गेन में है, टू गेन, या फिर टू पीएनएल डाल दो। एक मिनट, टू गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। आज लैपटॉप इतना प्रॉब्लम दे रहा है ना, टू गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट इज 2 लाख। सिंपल, कुछ डाउट है, क्या बोला फिर से देखो। सबसे पहला चीज, कमर्शियल सब्सटेंस यानी क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस यानी जब मेरा लैंड है या फिर कोई भी दो प्रॉपर्टी हम एक्सचेंज कर रहे हैं और उनका जो कैश फ्लो है इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, सिंपल। अभी यहाँ पे समझो दोनों का सेम सेम वैल्यू है, सेम सेम क्या वैल्यू है या सेम सेम कैश फ्लो है, तो फिर इस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं होता है, तो उसका अकाउंटिंग देखेंगे हम बाद में। सबसे पहला क्या देख रहे हैं हम, कमर्शियल सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर उस केस में अकाउंटिंग क्या करेगा। पहला केस क्या था, जो टेकन अप है उसका फेयर वैल्यू पता है, लेकिन गिवन अप जो है ना उसका फेयर वैल्यू पता नहीं है मुझे। क्या, टेकन अप है उसका फेयर वैल्यू पता है, लेकिन गिवन अप का फेयर वैल्यू पता नहीं है, तो फिर उस केस में जो टेकन अप है उसके फेयर वैल्यू के बेसिस में मैं जो न्यू एसेट है वो रिकग्नाइज करूंगा। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग मेरा टेकन अप था, उसके वैल्यू 10 lakhs था, 10 lakhs फेयर वैल्यू था, उसको मैंने रिकग्नाइज कर लिया। मेरे बुक्स में क्या, बुक्स में जो है ना लैंड का वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू इज 8 lakhs, 8 lakhs से उसको डी रिकग्नाइज किया लैंड को, और जो भी डिफरेंस है उसको मैंने क्या किया, गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट एज अ रिकग्नाइज करा, और ये जो गेन ऑफ एक्सचेंज ये जाएगा मेरा पीएनएल में, राइट। कुछ डाउट है, यस नो, नो। ओके। अभी नेक्स्ट केस क्या होगा, अरे यार, केस 2 इज फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप पता है, फेयर वैल्यू ऑफ, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट,
कहाँ पे थे हम? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट इज नोन, बट जो गिवन अप असेट है उसका पता है, लेकिन टेकन अप असेट का पता नहीं है। जब गिवन अप असेट का पता है और टेकन अप असेट का पता नहीं है, तो फिर जो गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू है उसके बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे। किसके बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे? जो गिवन अप है उसके बेसिस में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसका स्टेप लिखते हैं, मतलब स्टेप्स कैसे करना है। तो एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू है ₹1,00,000, ओके। एंड गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू है ₹1,00,000। असेट का फेयर वैल्यू इज नॉट नोन, यानी एविडेंट नहीं है। कुल। और यहाँ पे है WDV, गिवन अप असेट, WDV ऑफ गिवन अप असेट है फॉर एग्जांपल समझो 50,000, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हो क्या? क्या होगा? तो हम रिकग्नाइज क्या कौन से वैल्यू में करेंगे? जो भी गिवन अप असेट का जो फेयर वैल्यू है उसके बेसिस में हम रिकग्नाइज करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा? अपने जो क्या बोलते हैं गिवन अप असेट है, हम जब रिकॉर्ड करेंगे, डी रिकग्नाइज करेंगे बुक्स में, तो मेरा क्या होगा? कैरिंग अमाउंट ही होगा। कैरिंग अमाउंट से ही, या WDV अमाउंट है उससे ही मैं क्या करूंगा? डी रिकग्नाइज करूंगा, राइट। तो फिर यहाँ पे टेकन अप असेट या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इशू है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, कितना है मेरा फेयर वैल्यू? ₹1,00,000, राइट। टू असेट जो भी गिवन अप कर रहा है, कितना है मेरा गिवन अप असेट का कैरिंग अमाउंट? 50,000। जो भी डिफरेंस है वो क्या करूंगा? या तो गेन ऑन एक्सचेंज या तो लॉस ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? केस समझाएगा तुमको। देखो, गिवन अप जो है ना, मेरे असेट्स, बिजनेस से असेट जो जा रहा है उसका फेयर वैल्यू है 1,00,000, वो पता है मुझे। जब गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू पता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। इन केस अगर टेकन अप का फेयर वैल्यू पता है मुझे, तो फिर टेकन अप के फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर गिवन अप का, टेकन अप का नहीं दिया है, तो फिर किसके केस पे करूंगा? गिवन अप असेट का जो फेयर वैल्यू उसके बेसिस में रिकॉर्ड करूंगा। तो गिवन अप का जो असेट है उसका WDV इज इंपॉर्टेंट, या WDV या कैरिंग अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं बोलूँ WDV और कैरिंग अमाउंट, राइट। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे किससे रिकग्नाइज करूंगा? जो मुझे फेयर वैल्यू पता है गिवन अप का 1,00,000, और मेरा जो गिवन अप असेट है वो कितना है? 50,000। तो जो भी डिफरेंस है, मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, बताओ। असेट जो बिजनेस में आ रहा है वो 1,00,000 का है, मेरा असेट जो बिजनेस से जा रहा है वो 50,000 का है। तो फिर मेरा गेन हुआ रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस। लॉस। लॉस हो रहा है। फिर से सोच के बताओ। बिजनेस के अंदर जो है ना, बिजनेस के अंदर यहाँ पे बताता हूँ, ये समझो मेरा बिजनेस है। बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए आ रहा है, 1,00,000 रुपए का असेट आ रहा है। बिजनेस के बाहर जो जा रहा है ना वो 50,000 का जा रहा है। तो मेरा गिवन अप असेट 1,00,000, तो गिवन वन अप लाख आ असेट का कैसे फेयर रहा? वैल्यू, फेयर वैल्यू यहाँ पे केस क्या है? व्हाट इज द केस? इज दैट कि मेरा जो टेकन अप असेट है, ये जो टेकन अप एसेट है उसका फेयर वैल्यू पता नहीं है मुझे। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। यहाँ पे कंपनी ए है, समझो। ये कंपनी बी है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का ए का जो है ना लैंड है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ओके।
अब कंपनी के ए के बुक्स में अपन अकाउंट फॉर कर रहे हैं, कंपनी ए के बुक्स में अकाउंट फॉर जब कर रहे हैं तो फिर कंपनी ए क्या दे रहा है, लैंड, दिस इज गिवन अप असेट, राइट, Yes. एंड ये जो है ये टेकन अप असेट है, राइट। यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू इज नॉट एविडेंट, मतलब पता नहीं है इसका फेयर वैल्यू, बट इसका फेयर वैल्यू पता है मुझे, इसका फेयर वैल्यू जो है ना वो ₹1,00,000 है, और इसके बुक्स में कैरिंग अमाउंट जो है लैंड का वो रुपीज समझो 1,20,000 है। लैंड है तो फिर अप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे इशू क्या है, इसका फेयर वैल्यू पता नहीं है। नॉर्मली हम रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे, फेयर वैल्यू में करेंगे, लेकिन जो टेकन अप असेट का फेयर वैल्यू पता नहीं है, तो फिर इसका फेयर वैल्यू जब पता नहीं है तो फिर गिवन अप का जो फेयर वैल्यू है ना वो पता है, तो उसके बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे, उसके बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। समझ रहा अभी, या फिर से बताओ? It means taken up की वैल्यू जो given up की वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे। कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टेकन अप का वैल्यू पता ही नहीं ना, यहाँ पे पता ही नहीं इसका वैल्यू मुझे कि क्या वैल्यू होगा इसके लिए, तो उसके ओके, लिए हम समझ गया। कंसिडर करेंगे, कंसिडर, यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर दी गिवन अप फेयर वैल्यू। ओके, अब बताओ, अब क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में, ए के बिजनेस में क्या आ रहा है, 1,00,000 रुपीज आ रहा है, राइट। तो फिर लैंड अकाउंट डेबिट करूंगा, कितना, 1,00,000, लेकिन इसके बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है, जब भी अपने बुक्स का जो डी रिकग्नाइज करेंगे बेस्ड ऑन अ कैरिंग अमाउंट करेंगे, इतना याद रखना, कौन से अमाउंट में करेंगे, कैरिंग अमाउंट। फिर यहाँ पे मेरा लैंड का जो, सॉरी बिल्डिंग आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू लैंड जा रहा है मेरा, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, बताओ, गेन। फिर से सोच के बताओ। यहाँ पे मेरे बिजनेस से, यहाँ पे देखो फिर से बताता हूँ, लॉस। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, ₹1,00,000, और ये जो दे रहा है ₹1,20,000 का, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन एक्सचेंज 20,000। सिंपल चीज है, दो चीज हम देख रहे हैं, कौन सा, दो केस देखे कमर्शियल सब्सटेंस में, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस में सबसे पहला केस क्या है कि मेरा फेयर वैल्यू पता है, किसका, गिवन अप का पता है, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप का पता है, राइट, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप का पता नहीं है। तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप का पता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कैरिंग अमाउंट पता करना चाहिए। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट पता किया 8,00,000, राइट। तो फिर यहाँ पे मुझे पता था ये जो है ना ये टेकन अप एसेट है, और यहाँ पे लैंड जो है ये गिवन अप है। मुझे टेकन अप का एसेट का वैल्यू पता है कितना, 10,00,000 था, तो फिर 10,00,000 के बेसिस में बिल्डिंग आ गया, सॉरी यार, बिल्डिंग आ गया, लैंड जा रहा है 8,00,000 का, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, गेन ऑफ 2,00,000। लेकिन नेक्स्ट केस क्या था यहाँ पे, नेक्स्ट केस ये था कि मुझे गिवन अप का फेयर वैल्यू पता है, लेकिन जो है ना टेकन अप का फेयर वैल्यू पता नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, गिवन अप का पता है, टेकन अप का पता नहीं है। तो इस केस में अकाउंटिंग किसके बेसिस में करेंगे, गिवन अप का फेयर वैल्यू के बेसिस में करेंगे। अब गिवन अप के फेयर वैल्यू के बेसिस में करेंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग जो था वो क्या था, टेकन अप एसेट, जिसका मुझे फेयर वैल्यू पता नहीं था, उसके लिए मैंने क्या किया, गिवन अप का फेयर वैल्यू ले लिया, राइट, 1,00,000। और गिवन अप एसेट मेरा लैंड है जिसका कैरिंग अमाउंट 1,20,000 था, जो भी डिफरेंस आया गेन और लॉस में डाल देंगे, ठीक है। यस। यस। इसका और भी केसेस है, अभी लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरा, तो हम ये जो केसेस है ना कल सुबह देखते हैं, कल सुबह अवेलेबल हो ना, यस सर। सुबह यस। 7 बजे हम क्लास करते हैं, ठीक है।